आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। इसके पहले आपने जब कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़ी थी तो वहाँ पर कहा जाता है त्रिकोणमिति अनुपात, तो वहाँ पर हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे थे और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही जो अनुपात आप पढ़ रहे थे यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक काट, उसको यहाँ पर अब आपको फलन के रूप में पढ़ाया जाएगा, यानी उसका क्षेत्र अब विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पूर्व में कुछ बेसिक जानकारियां हैं, कुछ प्रारंभिक चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तो जिसके अंतर्गत पहली चीज आ जाती है डिग्री एंड रेडियन मेथड, यानी हम कोण को मुख्यतः दो प्रकार से मापते हैं। एक पद्धति जो तो आप बचपन से ही इसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं, जिसको हम लोग अंश पद्धति यानी डिग्री मेजर कहते हैं। आप जानते हैं 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, हिंदी में कहें तो 60 अंश कोण, 50 अंश कोण, इस प्रकार। लेकिन इसकी एक दूसरी प्रचलित पद्धति भी है जिसको हम आगे यानी कि अब इस्तेमाल करने वाले हैं, और यहाँ उसका परिचय भी आपको जानना होगा कि आखिरकार ये क्या चीज़ें होती हैं, उनके बीच में आपस में क्या संबंध, एक पद्धति में कोई कोण लिखा हुआ है उसको दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदला जाएगा, ये भी जानना है आपको यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ कोण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात भी आपको जाननी है कि कोण ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कोण किस प्रकार से बना हुआ उसी के आधार पर हम धनात्मक या ऋणात्मक उसको डिसाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोण देखिए, कोण क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी एक किरण को हम स्थिर मान लें, अब दूसरी किरण अभी उसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है यानी उसी के ऊपर स्थित थी, और दोनों किरणों जब हम किरण की बात करते हैं तो उसका प्रारंभिक बिंदु और जो अंत बिंदु होता है, तो जहाँ पर प्रारंभिक बिंदु होता है वहाँ डॉट लगा होता है, जहाँ पर अंत बिंदु होता है वहाँ पर आपका इस प्रकार से तीर लगा। ठीक है, तो दोनों के प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु का समान है और इस प्रकार से है। अभी मान लीजिए इसको एक किरण हम मान लेते हैं, एक किरण इसको मान लेते हैं, अभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, लेकिन अगर जैसे ही ये किरण मान लीजिए ऐसे ऐसे उठना शुरू हो जाएगा तो यहाँ इनके बीच में क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इस प्रकार से कोण क्या होता है ये सबको मालूम है। तो अब ये कोण धनात्मक कब हो जाता है, ऋणात्मक कब हो जाता है, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए कोण जो है धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कब हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए जो स्थिर है किरण वो है OA और एक परिक्रामी किरण है मतलब जो घूम रही है। अब एक स्थिर है दूसरी घूमेगी, रोटेट करेगी, तो परिक्रामी किरण OB है दर्शाई जा रहा है जैसे कि धनात्मक कोण में। अब यहाँ धनात्मक कोण बन रहा है, कैसे बन रहा है जरा देखिए। अभी OB भी इसके पूर्व में यहीं पर थी OA के पास, यानी दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो OA एंड OB की पोजीशन सेम थी। लेकिन अब हुआ क्या कि OA जो है वो उसी स्थान पर है, लेकिन OB क्या हो गए ऐसे करके घूम गई, इस तरीके से घूम गई, यानी ऐसे घूम गई, इस तरीके से घूमी, यानी किस प्रकार से घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही। देखिए घड़ी की सुइयां जो है वो इस तरीके से घूमी, लेकिन ये किस तरीके से घूमी, इस तरीके से। तो इस तरीके से घूमने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है, और एंटी क्लॉकवाइज जब परिक्रामी किरण घूमती है तो यहाँ पर प्रारंभिक किरण और परिक्रामी किरण के बीच जो कोण बनता है जिसको हमने यहाँ थीटा डिनोट किया है, देखिए यहाँ भी इस प्रकार से तीर लगा हुआ है। ठीक है, ये इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर थीटा जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा होगा अर्थात धनात्मक। ठीक है, जबकि इसकी विपरीत अगर परिक्रामी किरण क्लॉकवाइज घूमने लगे, घड़ी की सुइयों की जैसे घूमती उसी प्रकार से घूमने लगे, तो कोण जो बनेगा वहां पर वो ऋणात्मक बन जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक किरण OA है और परिक्रामी किरण OB है। पहले OB भी यहाँ पर थी लेकिन वो घूम करके इस तरीके से नीचे की ओर आ गई। ये ऐसे घूम रहे, मतलब ये घूमने की दिशा किसकी है, घड़ी की सुइयों की दिशा। तो घड़ी की सुइयों की दिशा में जब घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अर्थात यहाँ पर जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक कोण बनेगा, और थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0। थीटा यहाँ भी 0 हो सकता है, अगर मान लीजिए OB ओवरलैप करती है OA पर तो उस समय थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे इधर आ रही तो थीटा का मान ऋणात्मक बनेगा। ठीक है, मतलब अगर इस तरीके हम कहें कि 30 अंश कोण बन रहा तो यहाँ पे क्या कहेंगे, -30 अंश। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि कोण को धनात्मक और ऋणात्मक पहचान कैसे करें। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री मेजर पे।
डिग्री मेजर जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंश पद्धति कहते हैं, अंश माप कहते हैं। ये पद्धति में आप जानते हैं, इसके बारे में कोई विशेष बातें बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि अंश पद्धति क्या होती है। अंश पद्धति में हम लोग जो है एक समकोण देखिए, समकोण यानी कि राइट एंगल, तो हमारा हम जानते हैं कि एक समकोण का मतलब कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, अब हम अंश में बोल रहे हैं, था डिग्री में बोल रहे हैं, 90 डिग्री बोल रहा है, तो डिग्री मेजरमेंट में आ गया। तो आपको ये तो याद ही होगा कि एक समकोण किसके बराबर होता है, 90 अंश के बराबर। ठीक है, अब अगर हम देखिए क्या किया हमने, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण था, इस प्रकार से ये समकोण बना हुआ था, इसके हमने 90 बराबर भाग कर दिए, 90 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो उसमें से एक पार्ट क्या कहलाएगा, एक अंश कहलाएगा, एक डिग्री कहलाएगा। ठीक है, 1 डिग्री। ठीक है, 90 था ये पूरा समकोण, इसको अगर हम ऐसे करके बांटना शुरू कर दें बराबर बराबर और 90 बराबर भाग कर दें, तो उसमें से प्रत्येक भाग यानी कि एक भाग जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये, यानी अगर एक समकोण को हम 90 अंश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 भाग किए गए, उसमें से एक भाग क्या कहलाएगा, एक अंश कहलाएगा। ये बात समझ आ रही है। लेकिन अगर हम अंश देखें, अब आप अगर आपने चांदा में आप देखेंगे, जहां पर आप कोण मापते हैं चांदा की सहायता से, प्रोटेक्टर की हेल्प से मापते हैं, वहां अगर आप देखेंगे तो एक अंश कोण बहुत ही छोटा होता है, यानी आप वहां पर केवल पेन चला सकते हैं। एक बार आप अपने पेन या पेंसिल चलाई तो वो एक अंश की जो जगह है वो भर गई, इतना छोटा है एक अंश माप। अब हम कहते हैं कि एक अंश जो इतने छोटा सा स्थान है, उसके 60 बराबर भाग कर दिए जाए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाए। 60 बराबर भाग करेंगे तो उसमें से, अब जाहिर सी बात है कि ये आप सामान्य तौर पर नहीं कर सकते, तो आपसे कह दिया जाए कि 60 बराबर भाग कर दो तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी 60 बराबर भाग जब हम करेंगे, तो जब हम 60 बराबर भाग करेंगे उस स्थिति में प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाएगा, और मिनट को डिनोट करने का तरीका क्या है, 1 डैश लगाएगा। 1 डैश अगर लगा दिया जाता तो मिनट को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर मिनट और सेकंड अभी आने वाला है। ये मिनट और सेकंड जो समय के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, मिनट एंड सेकंड, वो अलग है और यहाँ पर अलग है, केवल दोनों का नाम सेम है। ठीक है, तो 1 डिग्री जो है उसकी इक्वल हो जाएगा 60 मिनट की इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री को हमने 60 बराबर भागों में बांटा, 60 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें से हर एक पार्ट जो है वो क्या कहला रहा है, 1 मिनट कहलाता। अब सोचिए कि वैसे तो 1 डिग्री भी छोटा था और उसके हमने 60 इक्वल पार्ट्स भी कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रत्येक पार्ट होगा वो भी बहुत ही छोटा होगा, यानी इतना छोटा होगा उसे हम साधारण बिना किसी माइक्रोस्कोप के उसको हम देख भी नहीं सकते। अब जितना छोटा वो है, यानी कि 1 मिनट, उसके में 60 इक्वल पार्ट कर दिया जाए, 60 इक्वल पार्ट्स में उसको भी कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, 60 सेकेंड्स। तो अगर मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि 1 मिनट जो है किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। यहाँ पर ये डबल डैश क्या बताता है, सेकंड को बताता है, सिंगल डैश क्या बताता है, मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। कई बार कन्वर्जन होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई कोण है 60 अंश 20 मिनट का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब एक्यूरेट 60 अंश का नहीं है, 60 अंश और 20 मिनट थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, अब आइए हम शुरू करते हैं रेडियन पद्धति के बारे में। रेडियन पद्धति जिसको हम लोग रेडियन माप हिंदी में कहते हैं और सर्कुलर मेजर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी सर्कुलर मेजर का नाम क्यों पड़ा गया, यानी वृत्तीय माप ऐसा इसका नाम क्यों है, जरा देखिए इसका कारण क्या है। इसी परिभाषा में ही वृत्त छुपा हुआ है, वृत्त से इसकी परिभाषा ली जा रही, इसीलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर मेजरमेंट अर्थात वृत्तीय। ठीक है, तो क्या इसकी परिभाषा है, क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि एक रेडियन माप के बारे में बताया जाता है कि एक रेडियन माप कितनी है। तो इनका इसमें कहा जाता है अगर कोई वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, अब त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप के द्वारा, ध्यान दीजिए, त्रिज्या की बराबर की लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, 1 रेडियन। ध्यान दीजिए, मतलब अगर ये एक सर्कल हम यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको सामने वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका एक चाप AB है,
AB क्या है? एक चाप है और चाप की लंबाई किसके बराबर है? इसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर। इस वृत्त की त्रिज्या को हमने स्मॉल r से डिनोट किया है, तो स्मॉल r ये भी हो जाएगी, OA भी और OB भी। और यहाँ तक कि अगर हम AB को की लंबाई नापें, इस AB चाप की लंबाई नापें, तो ये भी स्मॉल r है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो कोण बन रहा है, कोण अंतरित हो रहा है इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वो कितना हो जाएगा? 1 रेडियन, ठीक है। इस तरीके से आपको बताया गया कि 1 रेडियन क्या होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि चूंकि यहाँ R मतलब वृत्त कैसा भी बना दीजिए, कितना भी छोटा बना दीजिए, कितना भी बड़ा बना दीजिए, तो 1 डिग्री जो 1 रेडियन माप होगी वो नहीं बदलेगी, वो उतनी है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। एक इसी में मान लीजिए कि अब AB की लंबाई जो है R के बराबर ना हो, R से ज्यादा हो जाए या R से कम हो जाए, तब फिर हम कितना कोण बनेगा वो भी तो निकालेंगे भाई। जैसे मान लीजिए हमने कहा अभी R के बराबर, तो कितना कोण बना? 1 रेडियन का बना, 1 रेडियन का बना। लेकिन अभी ये 2R के बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात 2 गुना कोण बन जाएगा, तो अर्थात 2 डिग्री बन जाएगा, 2 रेडियन बन जाएगा, सॉरी 2 रेडियन बन जाएगा। तो अब उसको मेजर कैसे किया जाए, उसका परिकलन कैसे किया जाए? उसके लिए आपके पास सूत्र है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, चाप को L से डिनोट कर रहे हैं, त्रिज्या को R से डिनोट कर रहे हैं, अर्थात थीटा बराबर L अपान R। L क्या है? चाप की लंबाई, ठीक है। अब देखिए चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई, जब भी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे अगर हमें कोण ज्ञात करना है, हमें चाप की लंबाई मालूम है, त्रिज्या भी मालूम है, तो सबसे पहली बात यह है कि दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। अगर चाप की लंबाई सेंटीमीटर तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, उनके दोनों के मात्रक क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि थीटा किसमें आएगा? थीटा क्या रेडियन में आएगा कि थीटा अंश प्रदेश में आएगा? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि थीटा जो इसमें से प्राप्त होगा, जब आप L और R के मान रखोगे और थीटा का मान ज्ञात करोगे तो किसमें आएगा? रेडियन मेजर में, ठीक है। तो ऊपर इस सूत्र से प्राप्त थीटा रेडियन मेजर में ही होता है, आप उसको डिग्री में नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया चाप की लंबाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो 60 बटे 15 हो गया, तो 15 चौकों से आपको 4 आ गया। तो 4 क्या है? 4 रेडियन बन रहा है, और 4 अंश कहेंगे गलत हो जाएगा, 4 रेडियन, ठीक है। या फिर कभी ऐसा हो जाए कि हमें थीटा मालूम हो और L और R में से एक चीज मालूम हो, दूसरी चीज पता करना हो, ठीक है। तो उस स्थिति में आप थीटा किस में रखेंगे? अंश पद्धति में नहीं रखेंगे, रेडियन में ही रखेंगे, अंश पद्धति में नहीं रखा जा सकता। तो देखिए लिखा भी हुआ है कि तथा उपयुक्त सूत्र में थीटा का मान सदैव रेडियन मेजर में ही रखा जाता है, ठीक है। इस सूत्र का आपको याद रखना है और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि थीटा जो होगा वो रेडियन में ही ज्ञात होगा, और अगर थीटा का मान रखा जाएगा तो वो भी रेडियन में ही रखा जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए AB की लंबाई पूरे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाए, ध्यान दीजिए, मतलब A बिंदु मान लीजिए यहीं पर है और B बिंदु बढ़ते 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 फिर घूम करके यहाँ पर आ गया, तो मतलब पूरा एक चक्कर पूरा हो गया। अब पूरा एक चक्कर पूरा होने का मतलब क्या? परिधि बन गया। तो चाप की लंबाई किसके बराबर हो गई? वृत्त की परिधि के बराबर हो गई। तो जरा ध्यान दीजिए कि पूरा कोण घूम गया ना यहाँ से, और जब एक चक्कर घूम जाता है तो कोण कितना बनता है? 360, ठीक है। तो हम दो तरीके से देखिए, एक तरीका तो हमें पता है कि 360 अंश जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो 360 अंश कोण बनेगा, तो अंश पद्धति में तो हमें पता है। अब रेडियन पद्धति में निकाल लेते हैं कि कितना बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने लिखा कि चूंकि चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होने पर, जब चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है? 360 अंश होता है। तो सूत्र में अगर रखा जाए यही सूत्र थीटा बराबर L अपान R में L का मान कितना रखोगे? 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r होती है। जरा देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, L के स्थान पर जब हम 2 पाई r रखेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 2 पाई रेडियन आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कोण तो वही है, अरे भाई एक चक्कर में जितना कोण बना वो आप रेडियन में बता रहे हैं 2 पाई बन रहा है, और डिग्री में बता रहे हैं कि 360 अंश बन रहा है। तो जब कोण तो वही है तो इसका मतलब ये दोनों का हम आपस में बराबर कह सकते हैं। इसी कारण जो है जो कि अंतरित कोण 360 अंश के बराबर होगा। तो थीटा जो 2 पाई रेडियन है और 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 360 अंश के बराबर
हो जाएगा। यही कारण है कि 2 पाई बराबर 360 में से लिखा जाता है। अब 2 से भाग कर दिए, इधर बच जाएगा पाई, इधर बच जाएगा 180। तो पाई बराबर 180 इसलिए कह दिया जाता है, अर्थात पाई किस में है, रेडियन पर डेथ में, 180 किस में है, डिग्री, इसलिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये आगे आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। एक पॉइंट और यहाँ पर बताया गया नोट में, जिसमें कहा गया रेडियल माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि कोई कोण है 2, थीटा बराबर 2 दिया गया है, तो आप क्या बताओगे कि थीटा किस पद्धति में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है कि रेडियन में दिया गया है। ध्यान दीजिए, जब हमने कहा थीटा 2 है, आगे कुछ हमने लगाया नहीं, ना तो रेडियन लिखा ना तो अंश लिखा, तो कंफ्यूजन बन रहा है ना। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई कुछ आगे नहीं लिखा होगा तो उसको रेडियन ही माना जाएगा। ठीक है, तो जब कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या माना जाएगा, रेडियन माना जाएगा। अगर हमने कह दिया थीटा जो है 2 है, थीटा बराबर 2, तो मतलब आप समझ जाइए कि 2 रेडियन आ रहा है। अगर हमें अंश कहना होता तो फिर हम स्पष्ट तौर पर अंश लगा देते। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या आप उसको मानेंगे, रेडियन मानेंगे। और एक बात, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सी लगा दिया जाता है छोटा सा, जैसे हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया थीटा बराबर 2, ऊपर छोटा सा सी लगा। तो इस सी का मतलब समझ गए, सर्कुलर मेजरमेंट का सी जो है, सी मतलब रेडियन। आप यहाँ देख सकते थीटा बराबर 1 और ऊपर सी छोटा सा लगा हुआ, उसका मतलब क्या, 1 रेडियन। ठीक है, तो ऊपर सी लगाया जा सकता है या रेडियन लिखा जा सकता है, या कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब आप यही समझेंगे ये क्या है, सर्कुलर मेजरमेंट अर्थात रेडियन पद्धति। तो आपको याद रखना है कि आप देखिए 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, ये तो वास्तविक संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो सिंपल तर्क से, हालांकि इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक क्रियाविधि भी करनी पड़ती है, पर उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो केवल हम इसको आपको मेन बात आपको बता देते हैं जो आपको याद रखनी है कि वो बात यह है कि रेडियन माप और वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान माना जाता है। मतलब अगर हम वास्तविक संख्या का कोई कहते हैं तो उसको हम रेडियन में लिखते हैं। मान लीजिए हमने कहा वास्तविक संख्या 5 है, तो 5 तो आगे हम, चूंकि इसमें 5 का तो कुछ लगा नहीं, तो अगर 5 को कोण बताना हो तो 5 रेडियन बता दें। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि भाई हमने अंश पद्धति पढ़ ली, रेडियन पद्धति पढ़ ली, तो अब दोनों में क्या आपस में कोई कन्वर्जन है कि नहीं है, हम कोण को दोनों में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। सेम वैसे ही जैसे आप हिंदी को अंग्रेजी में बदल देते हैं और अंग्रेजी को हिंदी में बदल देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, तो एक से दूसरे में बदलना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब इनको कैसे आपस में बदला जाएगा, रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर, उनको चेंज कैसे किया जाएगा आपस में, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए जैसे आपको अभी पता चला है, आपको बताया गया कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर हम पाई से दोनों पक्षों में भाग कर दें तो पाई बटे पाई बराबर कितना हो जाएगा, 1, और उधर क्या हो जाएगा 180 बटे पाई। इधर तो अंश ही रहेगा, उस पक्ष में अंश है, इस पक्ष में रेडियन है, तो इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होता है। आपको याद रखना है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। और अगर हम पाई का मान यहाँ पर 3.14 या फिर 22/7 लगभग रख दें और इसको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कोण आएगा वो 57 अंश 16 मिनट सेकंड में भी आता है, लेकिन उसको हम यहाँ लिखते नहीं, अप्रॉक्सीमेटली लगभग में मान। ठीक है, ये बिल्कुल नियर यानी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये नियर अबाउट में है, तो इसलिए अप्रॉक्स आगे लिखा हुआ है 8 लाख। तो आपको हालांकि इसका उपयोग ज्यादा नहीं है, इसी का आपको याद रखना होता है कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम फिर से इसको देखें तो हम ये भी देखते हैं कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। अगर हम दोनों पक्षों में 180 से भाग कर दें तो 180 अपॉन 180 अर्थात 1 डिग्री बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको मतलब क्या होता है, आपको ये भी याद रखना है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात, पाई का मान 22/7 या 3.14 लगभग कुछ ऐसा रख दिया जाए और 180 से भाग कर दिया जाए, तो जो हल करने पर आएगा वो लगभग एग्जैक्ट नहीं 0.01746 आएगा, जो कि रेडियन में है। ठीक है, तो आपको ये हालांकि बता दिए जाते हैं लेकिन ये सबको याद नहीं रहते हैं। मेन बात ये है कि आपको ये दोनों चीजें याद है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन करने का देखिए तरीका यहाँ बताया गया है कि रेडियन माप बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 80
डिग्री माप, यानी अगर डिग्री माप को आपको रेडियन में बदलना हो तो किससे गुणा करना चाहिए, पाई अपान 32 गुणा कर दीजिए। अगर कोई भी कोण दिया गया है डिग्री में और उसको आपको बदलना है रेडियन में तो आप किससे गुणा करेंगे, पाई अपान 32 गुणा कर दीजिए। वो डिग्री माप का कोण किसमें बदल जाएगा, रेडियन माप में बदल जाएगा। उल्टा करना है, डिग्री माप में आपको लाना है जबकि दिया गया है इसमें रेडियन माप में, तो रेडियन माप को अगर आपको बदलना है डिग्री माप में तो क्या करेंगे, रेडियन में क्या करेंगे 180/पाई से गुणा कर देंगे और अंश का चिन्ह लगा दीजिए, डिग्री का चिन्ह लगा दीजिए, डिग्री में बदल जाएगा। जैसे एक हमने दो उदाहरण दिए हैं, 30 डिग्री लिखा हुआ कि डिग्री में है, जब डिग्री में है किसमें बदलना है, रेडियन, तो कैसे गुणा करना है, पाई अपान 32 से। देखिए हमने पाई अपान 32 गुणा कर दिया और लिख दिया रेडियन। अब इसको हल कर लीजिए, 30 से भाग कर दीजिए 180 में तो 6 आ जाएगा, यानी पाई अपान 6 रेडियन। ठीक है, तो अर्थात 30 अंश का कोण क्या कहा जाता है, पाई अपान 6 रेडियन के बराबर होता। या फिर हम पाई बाय 2 रेडियन मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, पाई बाय 2 रेडियन कितने डिग्री, कितने अंश है, देखिए पाई बाय 2, रेडियन को किसमें बदलना है, अंश में, तो रेडियन को जब अंश बदलना पड़ता है तो किससे गुणा किया जाता है, 180/पाई। तो 180/पाई से हमने गुणा कर दिया, डिग्री का चिन्ह लगा दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से भाग करिए 180 90 आ गया। तो अर्थात पाई बाय 2 रेडियन बराबर कितना होता है, 90 अंश के बराबर होता है। कुछ महत्वपूर्ण कोण है उनको आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि बार बार हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते रहेंगे। जैसे कौन कौन से आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको याद है कि 30 अंश बराबर हो जाएगा कितना, पाई बाय 6, ठीक है। 60 अंश बराबर हो जाएगा आपका पाई बाय 3, 90 अंश बराबर हो जाएगा पाई बाय 2, 180 अंश बराबर हो जाएगा पाई, 360 अंश बराबर हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। 45 अंश की बात करें तो 45 अंश हो जाएगा पाई बाय 4। तो इस कुछ विशेष कोण है जिनको आपको रटा होना चाहिए क्योंकि बार बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे और आप चाहें तो इनमें से किसी को भी आप चेंज करके देख सकते हैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री ना चेंज करके देख सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।